हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईपीएफओ रिवीजन सीरीज़ पॉलिटी में। ठीक है, अब इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं उन सभी का स्वागत करना चाहता हूं जो कि मेरे काफ़ी लेक्चर्स के साथ जुड़े हुए थे। पॉलिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन भी करवाया था मैंने, और मैंने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा कमेंट बॉक्स में मैंने देखा है मेरे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स रेगुलर जुड़े हुए हैं। और सबका कंसर्न ये है कि सर इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉज का क्या करेंगे। करवाऊंगा, मैं अच्छे से करवाऊंगा। ठीक है, वो आपकी प्रॉपर रिवीजन होगी। ठीक है, उसके पॉइंटर्स होंगे और आपको काफ़ी अच्छे नोट्स भी दे दिए जाएंगे। एवरीथिंग विल बी डन। लेकिन इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंटर्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पॉइंटर्स सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्होंने ईपीएफओ का एग्ज़ाम 100% क्रैक करना है। ठीक है, और ये किस चीज़ के लिए बता रहा हूँ मैं, पॉलिटी से रिलेटेड है। देखिए दोस्तों, हम सब पॉलिटी पढ़ते ही हैं। ठीक है, और हमें लगता है कि पॉलिटी इजी है, कर लेंगे और स्कोरेबल भी है। लेकिन ये सबसे बड़ी गलतफहमी रहती है हमारी। क्यों? क्योंकि बेसिक्स जो हैं वो जितनी बार आप रिवाइज करेंगे तब भी आपके बहुत चांसेस रहते हैं कि क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है? करना क्या है कि देखिए, हमारी अमूमन क्या है कि वीडियो जो है 20 से 25 या फिर 30 मिनट तक जा सकती है एक रिवीजन वाली। ठीक है, लेकिन आपने पेन एंड पेपर अपने साथ रखना ही रखना है। अगर और ये सारी चीज़ें आपने तभी करनी है अगर आपको ईपीएफओ एग्ज़ाम निकालना है। बाकी अगर नहीं निकालना है तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अब करना क्या है आपने कि जो भी यहाँ पे रिवीजन करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है जी, टॉपिक वाइज वो आपने लिखना है, पेन और पेपर पे लिखना है और उसको रिवाइज करना है। ठीक है, और रिवाइज करना है। और मेरे दूसरे लेक्चर्स भी हैं पॉलिटी के, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर मैंने यहाँ से आपको 30-35 मिनट्स में करा दिया तो उसका मतलब ये नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि आपका वो टॉपिक ख़त्म होगा। ये आपके लिए सरासर क्या है, होमवर्क है। ठीक है, दिस इज़ बेसिकली होमवर्क की 60 डेज़ में अब आपने थ्रॉटल बिल्कुल ऊपर लेके जाना है। ठीक है, आपने यहाँ से जो जो टॉपिक्स उठाए हैं, जो जो टॉपिक्स मैंने कवर करे हैं, प्लीज़ हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, रिवाइज करने हैं प्रॉपरली। कहीं पे भी डाउट आएगा तो मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है जी, प्लेलिस्ट बनी हुई है पॉलिटी फॉर ऑल। ठीक है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। और कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक बोलेंगे। आपको कोई भी इशू है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे ताकि मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कर दूँ। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं पॉलिटी की रिवीजन। सबसे पहले आते हैं प्रियम्बल। देखिए, प्रियम्बल जो है, अब मैं आपको देखिए पॉइंटर्स के हिसाब से करता जाऊंगा, आपको बताता जाऊंगा, आपने मेरे साथ रहना है। मैं इस तरीके से चीज़ें बताऊंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपके यूपीएससी फोकस करता है और ये वाले पॉइंटर्स छोड़ने नहीं है। और डिटेल में आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हम अपना मॉक टेस्ट सीरीज़ भी निकालने वाले हैं। ठीक है, और फिर वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। और आपको मैं ये बात कह सकता हूँ कि 100% चांसेस हैं कि पॉलिटी के यहाँ पे जो चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा या इंडस्ट्रियल रिलेशन के, वहाँ से क्वेश्चन टकरेंगे ही टकरेंगे। क्योंकि देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज कुछ नहीं कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेम ही रहता है। ठीक है, इंग्लिश में आप इंग्लिश जैसे अगर आपकी वोकेबलरी है तो आपको बहुत डाइसी रहता है कि कौन सा वर्ड आ जाएगा या कौन सा सेंटेंस है। लेकिन आपको पता है कि टॉपिक पता है कि प्रेम्बल है, फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्ट प्रिंसिपल है, ये तो आपके मतलब दिए ही हुए हैं और इन्हीं से क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रेम्बल से। देखिए, प्रेम्बल, अब ये तो मैंने डाला ही हुआ था अपने प्रेम्बल वाले चैप्टर में। ठीक है, जो मैं प्लेलिस्ट में है, लेकिन इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो क्यों? देखिए, यूपीएससी जो है क्वेश्चन कहाँ से निकालेगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तोड़ेंगे इसको तो देखिए, वी द पीपल से यहाँ से निकालेगा कि कहाँ से, किस से हमने पावर ड्रॉ की हुई है। अब ये देखिए, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक, ये आपको इसकी क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। यूपीएससी कई बार क्या कर देता है कि सोशलिस्ट को पहले नंबर पे डाल दिया, सेक्युलर को दूसरे पे। तो अगर आपने ये क्रोनोलॉजी बिल्कुल ढंग से पढ़ी हुई है, याद की हुई है, ठीक है, इस बेसिकली SSDR, ठीक है, रिपब्लिक भी आता है, तो मैं इस तरीके से याद करता तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, फिर आता है रिपब्लिक, फिर जस्टिस में भी क्या क्या आता है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी आता है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप। ठीक है जी, इक्वालिटी में क्या आता है, फ्रेटर्निटी में क्या आता है,
ठीक है। तो ये आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए दोस्तों। ये बहुत बार यूपीएससी कर चुका है कि क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन डाल दिए हुए हैं, ठीक है। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मतलब आपको रटा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ईपीएफओ का रिटर्न निकालते हैं तो आपको इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए हमारा प्रियम्बल क्या कहता है, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया। फिर आते हैं आपका इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन द 26th डे ऑफ नवंबर 1949। अब मैं बहुत लेक्चर्स में बोल चुका हूँ, ठीक है जी। इस दिन ये साइन हुआ था, ठीक है जी। हमारा जो 26 जनवरी को 1950 में ये लागू हुआ था, लेकिन साइन जो है अडॉप्ट एनैक्ट जो हुआ था ये 26 नवंबर 1949 को है। तो अगर मैं यूपीएससी में हूँ तो मैं एक स्टेटमेंट दे दूंगा कि नेशनल लॉ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर 1949। अब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन, हमारा नेशनल लॉ डे कब होता है सेलिब्रेट? 26 नवंबर 1949, ठीक है। चलो अब आते हैं और थोड़े से पॉइंटर्स पे आते हैं। अब प्रियम्बल में क्या है, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो ड्राफ्ट किए गए थे किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने 1946 में। एक ये पॉइंट है, 26 नवंबर 26, 1949 इज द डेट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन द प्रियम्बल वाज अडॉप्टेड, ठीक है जी। नेशनल लॉ डे भी आ गया है, ठीक है दोस्तों। मैं यहाँ पे आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, इस टाइम पे मैं आपको ये पूरी चीज़ें नहीं बताऊँगा। और अगर आपको इंटरेस्ट है पढ़ने में, ठीक है, जैसे कि अभी आपने यहाँ से निकाल लिया है तो आप प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, और आपके पास जो लक्ष्मीकांत बुक है वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, वर्ड सोशलिस्ट वॉज नॉट देयर इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन ओरिजिनल फॉर्म। तो अब देखिए यूपीएससी का और दूसरा क्वेश्चन कहाँ से वो बनाते हैं, ठीक है जी, कि कौन कौन से विच वर्ड्स वर एडेड, ठीक है जी। उनका क्वेश्चन रहेगा विच वर्ड्स वर एडेड, ठीक है जी। जैसे कि सोशलिस्ट हो गया हमारा, सोशलिस्ट और सेक्युलर हो गया, लेकिन और कौन सा है? एक और वर्ड, तीसरा वर्ड भी है, ठीक है। वो कौन सा है? आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे तीसरा वर्ड कौन सा है, ठीक है जी। तो ये देखिए, यूपीएससी पूछेगा, आपसे पूछ सकता है कि कौन से वर्ड्स इनकॉर्पोरेटेड हुए थे और कौन से ईयर में हुए थे और कौन से अमेंडमेंट था, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट हो गया। प्लीज़ पेन एंड पेपर अपने साथ रखिए दोस्तों। ये वाला जो आपका रिवीजन सीरीज़ है ये मोर ऑफ अ डिस्कशन है, ताकि आपके जो नेत्र चक्षु जो हैं, आंखें जो हैं, ब्रेन जो खुल जाए कि क्वेश्चन किस तरीके से आने वाले हैं, ठीक है। पढ़ाने वाला काम अभी थोड़ा कम है। अभी हमें किसकी तरह सोचना है? एग्जामिनर की तरह सोचना है कि क्वेश्चन कहाँ से बनाने हैं उन्होंने, तो वो वाली पर्टिकुलर चीज़ें हमने नहीं छोड़नी, ठीक है जी। फिर ये आपके वर्ड्स के बाद क्या आता है कि सबसे बड़ा जो हमारा ट्रबल था कि हमारा प्रियम्बल जो है वो क्या पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं, और पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें कुछ केसेस हैं, ठीक है जी। कुछ केसेस हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं। यूपीएससी केसेस पे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके केसेस पे, तो ठीक है जी। बर्बरी केस जो है, बर्बरी यूनियन केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? इट वॉज नॉट रिगार्डेड एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो प्रियम्बल है वो उसको क्या कहा था कि ये जी पार्ट नहीं है। तो ये आपको याद रखना है, बर्बरी केस वाला, ठीक है जी। इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, जिस किसी को भी इस वाले पर्टिकुलर चैप्टर से डाउट है वो वहाँ पे जाके देख सकता है, ठीक है। फिर आते हैं केशवानंदा भारती केस, ठीक है जी। इसमें क्या कहा था कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक तो आपका बर्बरी केस हो गया, फिर आपका दूसरा केस हो गया केशवानंदा भारती केस, इसमें बोला था कि पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर आया था LIC इंडिया केस, उसमें भी कहा था कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो 3 हमारे केसेस हो गए। तो अगर रिवीजन में आपने जाना है तो आप यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आएंगे और यहीं से आपने ये चीज़ें निकालनी है कि वी द पीपल आ गया, ठीक है जी। ये क्रोनोलॉजी मैंने कर ली है, इसके मतलब वगैरह क्या हैं वो आप देखिए। मैं अभी क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, ये मतलब वगैरह आपने समझने तो आप लेक्चर पर जा सकते हैं। ये रिपब्लिक क्या है, जस्टिस क्या है, लिबर्टी क्या है, ये सब कुछ आपने रिवाइज करना है, ठीक है। ये आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, और ये बेसिक आइडिया ही इस टाइम पे आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 60 डेज है, ठीक है। चलिए अब अगले पे आते हैं। अगले पे क्या है? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स से तो मतलब कि आपको देयर आर लाइक 70% चांसेस कि फंडामेंटल राइट से आपके क्वेश्चंस बन नहीं सकते हैं। मतलब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपका फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, ठीक है जी, और आपका पार्लियामेंट,
ये तो आप छोड़ ही नहीं सकते, ये सुसाइडल है, इनको छोड़ना मतलब सुसाइडल है। और आपके देखिए फंडामेंटल राइट्स में भी रिट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ये वाले तो आपने छोड़ने ही नहीं हैं, ठीक है। रिवीजन सीरीज चल रही है, बट देखिए ये वाले टॉपिक्स नहीं छोड़ने हैं प्लीज़, ये वाले टॉपिक्स नहीं छोड़ने, क्योंकि अगर आपने ये कर दिया तो आपका 30% सिलेबस जो है वो कवर हो गया, और 30% सिलेबस में से आपके 4 क्वेश्चन भी आ गए तो बल्ले बल्ले, ठीक है जी। हमने स्मार्ट वर्क करना है इस टाइम पे। अगर किसी ने किसी की पॉलिटी वीक भी है, किसी ने नहीं भी करा है, तो स्मार्ट वर्क करेंगे, मैं आपको स्मार्ट वर्क करवाऊंगा, आपका यू विल क्रैक द एग्जाम, ठीक है। चलिए अब आते हैं फंडामेंटल राइट्स पे। अब फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं? पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है जी। ये पार्ट्स याद रखना बहुत ज़रूरी है। आप जैसे फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टार्ट करते हैं, पार्लियामेंट या कोई भी करते हैं, तो देखिए उसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या रहना चाहिए आपका। पार्ट्स आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, कौन से आर्टिकल में आता है, ठीक है जी। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको मत भूलना, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 12 से 35 के बीच में हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं, ठीक है जी। और मतलब 6 टाइप के फंडामेंटल राइट्स होते हैं। राइट टू इक्वालिटी होता है, ये आर्टिकल 14 to 18 में आता है। राइट टू फ्रीडम होता है, ये आर्टिकल 19 to 22 में आता है, ठीक है जी। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये आर्टिकल 23-24 में आता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये 25 से 28 में आता है। राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ये आर्टिकल 29 से 30 पे आता है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ 32 में आता है, ठीक है जी। और इसको साथ में हम स्लैश डाल के 226 भी डाल देंगे, ठीक है। अब देखिए फंडामेंटल राइट से आपके बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। क्यों बनते हैं? देखिए इतने ज़्यादा आपके मतलब कि मौलिक आधार आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये इनमें सब कुछ मेंशन किया हुआ, तो इससे तो बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस की चांसेस बनते हैं, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा थोड़ा मतलब सुपरफिशियली जानेंगे थोड़ा सा, ठीक है। और अगर जैसे देखिए कोई भी अगर आपका टॉपिक आपको लगता है कि हाँ ये वाला मेरा टॉपिक वीक है, ठीक है जी, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स में भी अगर सारे टॉपिक्स में कुछ टॉपिक्स वीक होते हैं, प्लेलिस्ट में मैंने बहुत अच्छे से करा हुआ है पॉलिटी फॉर ऑल, वहाँ पे जाके आप समझेंगे, ठीक है जी। ये करना पड़ेगा। अब 60 डेज तक हम सांस नहीं लेंगे, ठीक है। वी विल क्रैक दिस एग्जाम। अब राइट टू इक्वालिटी पे आते हैं। राइट टू इक्वालिटी क्या है? आर्टिकल 13 क्या कहता है कि कोई भी ऐसा लॉ जो कि इनकंसिस्टेंट है किसके साथ? फंडामेंटल राइट्स के साथ, वो वाइड होगा। तो ये आर्टिकल 13 आ गया हमारा, ठीक है जी। आर्टिकल 14 किस बारे में कहता है? आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है जी। अब इसमें क्या है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये समझना ज़रूरी है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या होता है, ये आप समझेंगे प्लेलिस्ट में जाके फंडामेंटल राइट्स के लेक्चर से, ठीक है। क्योंकि अभी बहुत कम टाइम है, तो आई एम जस्ट गिविंग यू द प्लेलिस्ट, ये मैंने ही बनाई हुई है, ठीक है। और ये क्या है इसमें? ये विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया है। और इसमें क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। किन किन चीज़ों पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती? हमारी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ पे नहीं हो सकती, ठीक है। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि स्टेट जो है, स्टेट का मतलब क्या होता है? हमारा जो राज्य है, यूनियन हो गया या मतलब सेंटर हो गया। स्टेट की आपकी डेफिनेशन आपको मैंने बताई है कि बेसिकली एनीथिंग दैट कम्स अंडर जैसे कि हमारा यूनियन हो गया, सेंटर हो गई, गवर्नमेंट हो गई, स्टेट हो गया, ठीक है जी, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, कोई कॉरपोरेशन होगी जो कि गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, या फिर उसमें 50% या क्वासी आ रही है तो उसको हम स्टेट ही मानते हैं, या कोई ऐसी पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं तो उसको हम स्टेट ही मानेंगे। तो इसका मतलब क्या है? स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन। अब देखिए सिटीजन, एनी सिटीजन, ठीक है जी, सिटीजन का आ गया यहाँ पे क्लॉज, तो मतलब ये किसके लिए? सिटीजन के लिए। ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, एनी ऑफ देम, ठीक है जी। अब दोस्तों आपके लिए होमवर्क क्या है? होमवर्क आपके लिए क्या है कि राइट्स जो हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, वो सिटीजन्स को कौन से मिले हुए हैं और
नॉन सिटीजन मतलब सबके लिए किसके लिए मिला हो, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि विच आर द राइट्स दैट आर एक्सक्लूसिवली फॉर सिटीजन एंड विच आर द राइट्स विच आर अवेलेबल फॉर एवरीवन। ठीक है जी। और थोड़ा सा हिंट देता हूँ, जैसे राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जो है आर्टिकल 21 जो है वो सबके लिए अवेलेबल है। ठीक है जी। चलिए अब आते हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या कहता है, देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन्स। ठीक है जी, ऑल सिटीजन्स इन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। ये देखिए, तो ये आ गया आपका आर्टिकल 16। ठीक है दोस्तों, ये इसके मैंने प्रॉपरली नहीं एक्सप्लेन किया हुआ है, मैंने आपको रफली आइडिया दिया हुआ है, आपको आज बैठ के पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो से, ये वीडियो से पढ़ के आपका EPFO निकल जाएगा, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको बैठ के पढ़ना पड़ेगा। मैं आपकी यहाँ पे मदद कर रहा हूँ, ठीक है, कि आपने कैसे कैसे करना है। ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज़ जस्ट 30 to 40%। ठीक है जी, अभी जो बता रहा हूँ इट इज़ जस्ट 30 to 40%। आपको इन चीज़ों को जाके पढ़ना बैठना पड़ेगा। ठीक है जी। हाँ, ये बात अलग है कि जब हम इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉज के करेंगे उसमें मैं बिल्कुल प्रॉपरली एक्सप्लेनेटरी दूंगा, क्योंकि आपको वो चीज़ें उसमें प्रॉब्लम आएगी। देखिए, मैं आपकी मदद वहाँ करूँगा जहाँ पे आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम है, बिकॉज मुझे पता है कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हो। लेकिन जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, जो मैंने प्लेलिस्ट में बनाई हुई हैं, उसका आप पूरा फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है, मुझे चाहिए कि जब आपका EPFO का रिजल्ट आए तो आप मेंशन करें स्लीपी क्लासेस में, इट हेल्प मी। ठीक है जी, तो मैं चाहता हूँ कि हम भी यहाँ बैठ के आपके लिए बैठ के काम कर रहे हैं, तो दिस इज़ बिकॉज वी वांट यू टू ऑल गेट सिलेक्टेड। ठीक है जी, आज मेरा काफ़ी ज़्यादा जोश चढ़ा हुआ है, तो आई रियली वांट यू टू डू इट। ओके, चलिए अब आते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 किस पे आता है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत के लिए। ठीक है, एबॉलिशन है हमारी। ठीक है जी, और फिर आर्टिकल 18 आता है एबॉलिशन ऑफ ऑल टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। ठीक है जी, मतलब कि आपको ये तो पता ही है कि अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, कर्नल लगा सकते हैं। ठीक है जी, या फिर क्या बोलते हैं, अगर जैसे IAS हैं वो लगा सकते हैं, और रिटायरमेंट के बाद रिटायर्ड लिख के लगा सकते हैं। ठीक है जी, और सपोज़ मुझे मतलब भारत रत्न मिलता है, ठीक है जी, तो मतलब आप लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए परमिशन चाहिए। ठीक है जी, मतलब यू नीड परमिशन। ऐसा नहीं है कि भारत रत्न नाम से नहीं भूले जाएंगे आप, नाम के बाद स्पेशल मेंशन हो जाता है कि इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है। ठीक है जी, और एक और चीज़ है कि सपोज़ आपको कोई बाहर का कंट्री, आपको जैसे लीजन ऑफ मेरिट होता है, लीजन ऑफ मेरिट बताइए कौन से कंट्री का होता है, लीजन ऑफ मेरिट अगर दे रहा है कोई कंट्री, आपको बिस्टो कर रहा है, या फिर आपको नाइटहुड मिल जाती है। नाइटहुड जो है वो आपकी कहाँ से होती है, UK की होती है। ठीक है, तो आप मतलब कि इसमें आपको परमिशन चाहिए होती है, किसकी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की परमिशन चाहिए होती है कि आप वो टाइटल एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है जी, तो ऐसे मतलब क्या है, हमारे अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, मतलब कि कोई राजा नहीं है, कोई प्रिंस नहीं है, इस तरीके से नहीं है, जैसे कि भूटान में है वैसे हमारे नहीं है। ठीक है, अब अगले में क्या है, राइट टू फ्रीडम। अब राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 में आता है, और इसमें क्या क्या दिया है, 6 टाइप के राइट्स दिए हुए हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन। ठीक है जी, और आर्टिकल 20 क्या है, आर्टिकल 20 है प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ठीक है जी, आर्टिकल 21 आता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है जी, मतलब कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब ये वाला आर्टिकल क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया, ये वाला जो आर्टिकल है ये इंपॉर्टेंट EPFO के एंगल से ज़्यादा है। ठीक है जी, अब देखिए आपके जितने भी लेबर लॉज हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन लॉज हैं, उसमें राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, आपके जितने भी जैसे केस लॉज होते हैं जो कि मैंने पढ़े हुए हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन में या जो भी है, आपकी कभी भी लेबर कोर्ट में चली जाती है पिटीशन, सुप्रीम कोर्ट में जा रही है, हाई कोर्ट में जा रही है, इनफैक्ट अगर मतलब जो भी है उसमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। क्यों, देखिए कहीं पे भी कोई हैज़ार्डस इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहा है कोई वर्कर, ठीक है जी, या फिर वर्किंग कंडीशन पे काम का बात हो रही है,
ठीक है जी। तो वो डायरेक्टली किस पे रिलेटेड होता है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इस पे ये वाला आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। दिस राइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ईपीएफओ में चांसेस हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 21A कि राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। अब ये भी इम्पॉर्टेंट है। 21A क्यों इम्पॉर्टेंट है कि अब देखिए आपका जो चिल्ड्रन जो हैं वो काम करते हैं और वो भी काइंड ऑफ हम ईपीएफओ या फिर वेलफेयर के हिसाब से देखते हैं कि ओके ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है जी, मेंस पर्सपेक्टिव से। तो ये दो आर्टिकल जो हैं, आर्टिकल 21 और 21A, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है जी। अब आर्टिकल 22 क्या कहता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस, ठीक है, ये आपको पता है। चलिए अब आते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ईपीएफओ के एंगल से। ईपीएफओ के एंगल से क्यों है वो बताता हूँ। अब इसमें क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ये देखिए फोर्स्ड लेबर आ गया, ठीक है। अब आप ये भी देखिए यहाँ से क्वेश्चन यूपीएफओ किस तरीके से, यूपीएससी किस तरीके से बनाएगा मैं आपको बताता हूँ। आपके जो कन्वेंशंस हैं, कन्वेंशंस कौन से, यूनाइटेड नेशंस के जो कन्वेंशंस हैं, ठीक है जी, यूनाइटेड नेशंस के जो कन्वेंशंस हैं लेबर पे, वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। बहुत हाई चांसेस है, बहुत ही हाई चांसेस हैं कि कन्वेंशंस पे आपके क्वेश्चंस आएंगे यूनाइटेड नेशंस के, और मैं आपको कवर भी करा दूंगा, इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस मैं कवर भी करा दूंगा। तो ठीक है, आपके इंडियन पॉलिटी से आर्टिकल 23 बड़ा ज़्यादा वो है, और आर्टिकल 24 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ईपीएफओ के एंगल से। तो ये दो जो हैं मैंने ये प्रॉपरली एक्सप्लेन किए हुए हैं, किसमें, फंडामेंटल राइट्स में। तो आज जाके आप वो प्लेलिस्ट पक्का देख लेना। ये आर्टिकल 23 और 24, 21 और 21A, ये तो आपने मतलब ईपीएफओ के लिए घोट के पीने हैं, क्योंकि मेरी हाई प्रोबेबिलिटी, मेरा जो मानना है और जो मैं स्टडी किया हुआ है ईपीएफओ को, उसमें ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए दो, ठीक है जी। चलिए अब आगे कौन से हमारे राइट्स थे, ये है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आर्टिकल 25 में आता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रोफेशंस, ठीक है जी, कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, ठीक है जी। अब वो बात अलग है कि हम क्या सुपरस्टिशंस को नहीं कर सकते, ठीक है जी, सुपरस्टिशन को नहीं कर सकते फॉलो, ठीक है जी। आर्टिकल 26 क्या है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है जी, मतलब कि हम अपने रिलीजियस अफेयर्स को फ्रीडम मतलब मैनेज करने की हमारे पास छूट होनी चाहिए, ठीक है जी। अब ये आर्टिकल क्या प्रोवाइड करता है कि हर रिलीजियस डिनोमिनेशन के पास फॉलोइंग राइट्स हैं, ठीक है, जो भी आपके जो राइट्स हैं वो हर रिलीजियस डिनोमिनेशन के पास हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट टू क्या है, मोरालिटी, ठीक है, मोरालिटी, हेल्थ एंड पब्लिक ऑर्डर के होने चाहिए, ठीक है जी। मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपकी पब्लिक ऑर्डर के साथ खिलवाड़ कर रहा है या हेल्थ के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है। मतलब आपको मतलब फंडामेंटल राइट्स आपको पता ही है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ साथ आते हैं, ठीक है जी। और क्या है अगला, राइट टू फॉर्म एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंटेंट्स। तो ये हमारा आर्टिकल 26 के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब क्या है कि राइट टू मैनेज इन इट्स ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। और राइट टू एक्वायर द इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब कि लैंड खरीद सकते हैं, किसके लिए, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लिए ले सकते हैं, ठीक है जी। तो उसमें मतलब जैसे कि अब सपोज़ आपका है सेक्शन 118 ऑफ आपका एक्ट है हमारे हिमाचल प्रदेश में, जिसके अंतर्गत आप आउटसाइडर कैन नॉट बाय लैंड। बट अगर किसी को लैंड लेनी है, किसके लिए, अपने रिलीजियस उसके लिए या फिर कोई किसी सेक्ट के लिए लेनी है, तो वो गवर्नमेंट को 118 के अंतर्गत में एप्लीकेशन देते हैं और यूजुअली उनको ये लैंड मिल जाती है, ठीक है जी। तो मतलब ये आपके पास एक राइट है टू एक्वायर इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी। और क्या है, राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है जी। मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ आ गया, तो वही जो मैं बात कर रहा था कि कई स्टेट्स में है, जैसे कि हमारे हिमाचल प्रदेश में 118 है, ठीक है।
अब आते हैं आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 क्या है? फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, मतलब कि आपको छूट है पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ठीक है। आर्टिकल 28 क्या कहता है? फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये आपका आर्टिकल 28 आ गया। अब आते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स पे, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको ये बहुत ही ब्रीफली दिया है दोस्तों, ये आपका होमवर्क है और आपको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे और अगर आप EPFO में क्वेश्चन आ गए और आपने फिर बोला कि यार गलत हो गए, सिंपल मिस्टेक से अगर आपने क्वेश्चंस गलत किए तो मुझे भी बुरा लगेगा और आपको भी बुरा लगेगा। बेसिक्स हैं, बड़े ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चंस हैं, बेसिक्स करवाए हुए हैं मैंने, आपने बस इनको रिवाइज करना है, ठीक है। ताकि आप देखिए, आप बैक ऑफ द माइंड में आपने सपोज आप आज अगर आप पॉलिटी को रिवाइज करने बैठते हैं और आप अपने 3 या 4 चैप्टर्स निपटा देते हैं, ठीक है जी, भले आपने पहले पढ़े हो 3 से 4 चैप्टर्स निपटा दिए हैं, तो आपको एक अलग टाइप की फीलिंग आ जाएगी कि हाँ ये चीज़ मेरी हो गई पक्की, ठीक है। और वही चीज़ मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट आपका पॉलिटी और इंडस्ट्रियल रिलेशन परफेक्ट हो जाए, ठीक है जी। बाकी आपके हिस्ट्री, इकोनॉमी और बाकी सब कुछ चल रहा है, लेकिन मैं अपनी तरफ से चाहता हूँ कि मेरी तरफ से पॉलिटी और इंडस्ट्रियल रिलेशन ख़त्म हो जाए। आप बाकी का भी करते रहिए, वो हर किसी की अपनी वो होती है कि मेरा कौन सा वीकर सेक्शन है, किसी का कोई सेक्शन स्ट्रांग होता है, कोई वीक होता है, वो आपकी अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से है। लेकिन आई रियली वांट यू टू कंप्लीट पॉलिटी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, बिकॉज इससे आपके क्वेश्चंस आने ही आने हैं, इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। अब आते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल और एजुकेशन राइट में क्या है? आर्टिकल 29 में आता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, ठीक है जी। माइनॉरिटीज़ क्या होते हैं वो आपको पता ही है, ठीक है जी। आपके सिख्स हो गए या फिर जैन्स हो गए, ठीक है जी, दीज आर सॉर्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। बेसिक मतलब क्या होता है कि किसी भी पॉपुलेशन या स्ट्रेटा में जो लोग बहुत कम संख्या में होते हैं उनको हम माइनॉरिटी कहते हैं, ठीक है जी। अब इस आर्टिकल का इंटेंशन क्या है? प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप, ठीक है जी। 29(1) क्या कहता है कि इट प्रोवाइड्स ऑल सिटीजन ग्रुप दैट रिजाइड इन इंडिया हैविंग अ डिस्टिंक्ट कल्चर। अब देखिए, जिनका एक बहुत ही अलग कल्चर है, लैंग्वेज है, ठीक है जी, स्क्रिप्ट है एंड, ठीक है जी, और द राइट टू कंजर्व देयर कल्चर एंड लैंग्वेज प्रोवाइड किया गया है, ठीक है जी। जिनका ये सब डिस्टिंक्ट कल्चर, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट है, तो उनको एक राइट दिया गया है टू कंजर्व देयर कल्चर एंड लैंग्वेज, ठीक है दोस्तों। अब क्या है? दिस राइट इज एब्सोल्यूट, ठीक है जी, एंड देयर आर नो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, मतलब कि ये बिल्कुल एब्सोल्यूट है, इसमें कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है जी। और ये क्या है? देर आर नो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक है, ठीक है जी। तो मतलब ये एब्सोल्यूट है। अब आर्टिकल 29(2) क्या कहता है? स्टेट शैल नॉट डिनाई, मतलब कि स्टेट जो है वो एडमिशन को डिनाई नहीं कर सकता इनटू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मेंटेन्ड बाय इट और दोज दैट रिसीव एड फ्रॉम इट और एनी पर्सन ऑन रेस, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज एक्सेट्रा, मतलब इन फैक्टर्स और इन पैरामीटर्स पे डिनाई नहीं कर सकता। और ये जो राइट्स हैं वो इंडिविजुअल्स को दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, ये इंडिविजुअल्स को दिया हुआ है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को नहीं दिया हुआ है, ठीक है जी, इंडिविजुअल्स को दिया हुआ है। आर्टिकल 30 क्या है? आर्टिकल 30 है राइट टू माइनॉरिटीज़ राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब कि आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता है पार्ट 3 में आता है, ठीक है जी। और ये किसके लिए दिया गया है? प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अगेंस्ट वायलेशन बाय द स्टेट और इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल, ठीक है जी। दोस्तों, इसमें तो मैं आपको सरासर ही कह रहा हूँ, प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके रिट्स, फंडामेंटल राइट्स में जाइए, वहाँ पे रिट्स दिए हुए हैं वो देखिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ना बड़ा है, ठीक है, यहाँ पे नहीं समझा सकता आपको। 5 प्रकार के रिट्स हैं और आपको वो प्रॉपर्ली समझना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पे आपके 2 क्वेश्चन तो हमेशा हर एग्ज़ाम में आते हैं, यूपीएससी का फेवरेट है। CDS हो गया, EPFO हो गया, अपना सिविल सर्विसेज प्री हो गया, एनीथिंग इसमें आते ही आते हैं, ठीक है जी। अब ये क्या है? इट एंटाइटल्स अ सिटीजन ऑफ इंडिया टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अब देखिए, आर्टिकल 32 जो है वो कवरेज करता है सुप्रीम कोर्ट, 226 करता है हाई कोर्ट,
ठीक है दोस्तों। और ये किस चीज़ के लिए करता है? एनफोर्समेंट ऑफ दीज राइट्स। अब स्टेट क्या है? स्टेट इज़ फॉरबिडन फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ दैट मे बी कॉन्फ्लिक्ट विद फंडामेंटल राइट्स। अब ये कहाँ आ गया? आर्टिकल 13 में दिया हुआ है, ठीक है जी। अभी ऊपर किया था, आर्टिकल 13 में दिया हुआ है, ठीक है जी। और आर्टिकल 32 क्या है? वो पार्लियामेंट को एम्पावर करता है टू ऑथराइज एनी कोर्ट टू इशू दीज रिट्स, मतलब कि पार्लियामेंट कोर्ट को ऑथराइज कर सकते कि आप ये रिट्स इशू कीजिए, ठीक है जी। और 226 एम्पावर करता है ऑल हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया टू इशू द रिट्स, ठीक है जी। अब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्पावर किया है सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को। और रिट्स कितने टाइप के हैं? 5 प्रकार के हैं। हेबिस कॉर्पस, सर्चरी, प्रोहिबिशन, मैंडमस, क्वेवंटो। आप ये वाला तो आप प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में जाके देखिए, इसमें बहुत कंफ्यूज होने होते हैं और यहाँ से पक्का आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो दिस वाज अबाउट फंडामेंटल राइट्स एंड प्रियम्बल। देखिए हमने ये सारा का सारा ओवरलाइन आउटलाइन कर लिया। अब थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। बड़े बेसिक्स से पकड़े हुए हैं मैंने क्वेश्चंस, ठीक है जी। अब देखिए कैसा क्वेश्चन है? द फ्रेज इक्वालिटी बिफोर लॉ इज यूज्ड इन आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम। अब देखिए कहाँ से लिया हुआ है? इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये दो चीज़ें हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ कहाँ से लिया है हमने? ब्रिटेन से। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहाँ से लिया है हमने? यूएसए से, ठीक है जी। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम ब्रिटिश कॉमन लॉ अपॉन विच इंग्लिश लीगल सिस्टम वाज फाउंडेड, ठीक है जी। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो कहाँ से लिया हमने? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और ये आपका CDS और UPSC ने पहले भी ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा हुआ है, ठीक है जी। ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इट इज़ इंपॉर्टेंट। असिस्टेंट कमांडेंट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो ये इंपॉर्टेंट है। हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा है? तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32, 226 जो रिट्स के बारे में बात कर रहा था उसके बारे में, ठीक है जी। तो ये उसके लिए कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे वो क्या थे? चेयरमैन थे हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी से। तो एक और इन्फॉर्मेशन आपको निकल के आ गई कि चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। इन्होंने क्या कहा था कि फंडामेंटल राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो है वो हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है दोस्तों। तो ये कहा था। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो है वो एम्पावर करते हैं सिटीजन टू मूव अ कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ डिनाइल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, जो कि अभी ऊपर हमने रिट्स के बारे में बात करी थी। और कोर्ट्स जो है वो वेरियस काइंड ऑफ रिट्स कर सकते हैं। कौन कौन सी रिट्स हैं? हेबिस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, क्वेवरेंटो, सर्चरी, ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन, ये देखिए 26 जनवरी 1951। एनैक्टमेंट कब हुई थी? 26 नवंबर 1949। ये ऊपर हमने प्रियम्बल पे बात कर ली थी, ठीक है जी। अब इंडिया इज गवर्नड इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वाज अडॉप्टेड, ये देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 में करी थी। नेशनल लॉ डे हो गया हमारा। और ये आया कब था? 26 जनवरी 1950 पे, ठीक है जी दोस्तों। तो इसी के साथ ही हमारा एक छोटा सा रिवीजन वाला कॉलम आज ख़त्म हुआ, ठीक है जी। आज अब आपको होमवर्क मैंने दे दिया हुआ है, आपने ये पढ़ना है, ठीक है जी। जब हमारे जो टेस्ट सीरीज़ निकल के आएंगी तो मैं यहीं से क्वेश्चंस डालूंगा एंड आई होप कि आप अच्छे से करो। और बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है दोस्तों कि UPSC ऐसे ही क्वेश्चंस डालेगा, यहीं से क्वेश्चन डालेगा। बेसिक्स पे प्लीज़ रिविजन कीजिए, आपका पेपर आराम से निकलेगा। और नेक्स्ट ट्यूसडे आपका मैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ठीक है जी, आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है वो रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। आपने घबराना नहीं है, ठीक है। आपको सब कुछ प्रॉपरली ये कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं यूट्यूब पे। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, आपकी सिलेक्शन। अपना बहुत ख्याल रखिए, नींबू पानी पीजिए, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिए, बीमार मत पड़िएगा। अब आपका जो कारवां है शुरू हो गया है, 60 डेज़ हैं, 60 डेज़ में हम ये करके दिखाएंगे, ठीक है दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।